हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं केमिस्ट्री के ई प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। कल हम लोगों ने अपने लास्ट पार्ट में किया था थ्योरीज, कोलिजन थ्योरी और हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसमें बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया गया कि उसमें रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब कोलाइड करते हैं तब वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी तो बच्चों हम लोगों ने देखा उसमें कि किस तरीके से एक इंटरमीडिएट, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और उन दोनों के रिलेशन में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी को देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से डिफाइन की जाती है इन डिफरेंट थ्योरीज। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को करता है डायरेक्टली अफेक्ट। आइए देख लेते हैं किस तरीके से टेम्परेचर अफेक्ट करने वाला है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को। सो बच्चों हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, एक रिएक्शन लेने वाले हैं डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 हमारी जो है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये हमारी एक गैस है जिसका डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। तो हम लोग देखते हैं तीन अलग अलग टेम्परेचर पे ये किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो 0 डिग्री पर बच्चों ये जो हमारे टाइम लेने वाला है 10 डेज। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो हमारा यहाँ पर लगने वाला है 5 आवर। तो केवल 5 घंटे में हमारी ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 पूरी होने वाली है। बस फ़र्क इतना है बच्चों कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इसको और इंक्रीज़ करते हैं, अगर यहाँ पर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है केवल और केवल 12 मिनट में। तो जो टाइम लगता है हमारी इस डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 को होने में वो केवल लगता है केवल 12 मिनट। आप बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशंस हैं और तीनों अलग अलग कंडीशन में हमारे डिफरेंस है केवल टेम्परेचर का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे हमारा जो टाइम है प्रोडक्ट बनने का, जो फॉर्म होने का, वो हमारा टाइम क्या हुआ, रिड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन की हेल्प से साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है बच्चों वो डायरेक्टली हमारा जो अफेक्ट करता है वो किसको करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है बच्चों, और हमारा जो टाइम होता है वो रिड्यूस होता है। तो इस डिपेंडेंसी को, इस फैक्टर को, टेम्परेचर फैक्टर को एक साइंटिस्ट हमारे आर्हीनियस, उन्होंने एक फार्मूलेटिकली बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। आइए देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। तो बच्चों हमारी जो आर्हीनियस इक्वेशन है वो हमारी है K = A/(-A)/RT। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन। यहाँ पर जो A है वो कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा पार्ट है इस इक्वेशन में, इसको एक्सपोनेंशियल पार्ट बोलते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट हो जाएगा वो उसको प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट भी बोल देते हैं। और दिस इज़ द रेट कांस्टेंट और EA डिफाइन एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बहुत डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एक बार हम लोग और बता देते हैं कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक ले जाने के लिए जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं।
और अगर हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी मेन एनर्जी की नीड होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो ये हमारी EA है वो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। R यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है और T हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है। तो इस तरीके से एक इक्वेशन है जिससे हमारी ये जो टेम्परेचर है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली हमारा रिलेटेड है विद ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, और इसको हम लोग अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसको हम लोगों को करना पड़ता है इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग अगर इसमें नेचुरल लॉग को दोनों तरफ पुट करते हैं तो आइए देखते हैं बच्चों की क्या होने वाला है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाने वाला है बच्चों ln k एंड दिस इज ln a इंटू ई। ये जो हमारा है मल्टीप्लाई में है तो जो हमारा ये निकल के जब हो जाएगा ln a प्लस ln e की ये अपॉन RT। बच्चों ये जो हमारा नेचुरल लॉग है e की पावर, ये पावर हमारी यहाँ पर आ जाएगी और ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT इंटू नेचुरल लॉग e। ये जो हमारा नेचुरल लॉग होता है बच्चों, इसकी जो बेस होता है वो भी e होता है। तो जब बेस और ये जो हमारा यहाँ पर ये वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये नेचुरल लॉग e की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा यहाँ पर ln a माइनस EA अपॉन RT और इधर हो जाएगा ln k। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेटेड वैल्यू। 41 अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसको हम लोग इस इक्वेशन को देखें, कभी कभी बच्चों होता है कि हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे होते हैं और दो अलग अलग रेट कांस्टेंट के लिए हमको ये सॉल्व करना होता है कुछ। तो अगर हम लोग देखते हैं 41 एंड K1 एंड 42 एंड K2, इसके लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक अलग इक्वेशन आती है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको लेकर हम लोग दो अलग अलग कंडीशन में इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और T1 एंड K1 के लिए जो हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी बनेगी ln K1 इज इक्वल टू ln A इज इक्वल टू जो हमारा ये है वो कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो हमारा EA अपॉन RT1, ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं। और इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग दूसरे टेम्परेचर के लिए T2 और K2 के लिए इस इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन होने वाली है ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2 और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं तो हमारी आने वाली है ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A हमारा यहाँ कट जाने वाला है और हमारा आएगा यहाँ पर माइनस EA अपॉन RT2 और माइनस माइनस प्लस एंड EA अपॉन RT1। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको बच्चों हम और सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। यहाँ पर इसको अगर इस ln को अगर हम लोग लॉग में चेंज करते हैं तो हमें वैल्यूज़ निकालना और भी इजी हो जाएगा। तो हम लोगों को बच्चों जैसे पहले से ही पता है कि नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए जो हमें करना पड़ता है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। तो यहाँ पर 2.303 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। और यहाँ पर हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं तो T1 T2 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1।
इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो फॉर्मूलेशन बनने वाला है 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। फाइनल इक्वेशन बन के आई। इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग टेम्परेचर, यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमें डिफरेंट दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, दो रेट कांस्टेंट हैं, तो अगर हमको एक भी वैल्यूज़ को निकालना है, फाइंड करना है और बाकी वैल्यूज़ गिवन है हमारी क्वेश्चन में, तो हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस। तो बच्चों ये इक्वेशन को हमको ध्यान रखना है। टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली इक्वेशन है जिसका डायरेक्टली रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन से है, तो ये वाली इक्वेशन की हमें बहुत ज़्यादा नीड होगी। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इस पर हम लोग बेस्ड एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है उससे कंपैरिजन करा के हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से कैसे ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं। तो बच्चों हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो हमारी थी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग इसकी कराने वाले हैं, कंपैरिजन कराने वाले हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा mx और ये हो जाएगा हमारा c। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो जो हमारा x है उसको हम लोग मानेंगे 1/t, ये जो हमारा x है 1/t, और जो हमारा y है वो है हमारा ln k, यानी ln k के वर्सेस 1/t का जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा उसके लिए जो हमारी स्लोप होने वाली है वो स्लोप होगा माइनस ई ए अपॉन आर। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा स्लोप होता है अगर माइनस होता है तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स डाउन होती है। तो इसका जो m है वो है हमारा माइनस ई ए अपॉन आर, और जो हमारी ये डिस्टेंस होती है ये हमारी c के बराबर होती है। दैट मीन्स ये हमारी डिस्टेंस होगी ln a। इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हमें ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए तो हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से बहुत ही आसानी से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने एक आर्हेनियस इक्वेशन देखी जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को शो करती थी बहुत अच्छे तरीके से। हमारी मैथमेटिकली उसमें फॉर्मूलेशन के थ्रू उसने देखा कि किस तरीके से डिपेंडेंट है टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट या फिर एक नया फैक्ट हमारे सामने आ रहा है रिगार्डिंग द टेम्परेचर फैक्टर। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा फैक्ट है हमारे पास। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। तो बच्चों बात ये है यहाँ पर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग 10 डिग्री राइज करते हैं, अगर 10 डिग्री का राइज होता है तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो ये जो 10 डिग्री का जो फैक्ट है, ये जो 10 डिग्री का जो वैल्यू है ये बहुत ही हमारी फैक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब हम लोगों ने एक किसी केमिकल रिएक्शन को देखा होगा एक्सपेरिमेंट में तो ये इस तरीके की जो वैल्यू है वो हम लोगों को डाटा हमारे सामने आया। तो बच्चों ये जो 10 डिग्री का राइज है हमारा और हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो जा रहा है 10 डिग्री राइज से। तो ये फैक्ट हम लोगों को याद रखना है और इस फैक्ट को ग्राफिकली हम लोग एक बार ड्राइव कर सकते हैं, ग्राफिकली देख सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग ग्राफिकली मेथड को देखने वाले हैं आइए हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो फैक्ट है वो एक्सपेरिमेंटली शो होता है बाय विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।
बच्चों ग्राफिकल मेथड देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर जैसे जनरली जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्पीड को पकड़ते हैं, तभी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो जो हमारे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स को देखा और उसमें बहुत सारी रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने एक ग्राफिकल मेथड और या फिर एक ग्राफ के थ्रू बताया कि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम स्पीड लेके चलते हैं, जिसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसकी एनर्जी के बीच में एक ग्राफिकल मेथड से, स्टैटिस्टिक्स से शो किया कि किस तरीके से हमारे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को लाई करते हैं या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से मूव करते हैं। तो उस ग्राफ के थ्रू हम लोग इस फैक्ट को भी ड्राइव करेंगे। तो बच्चों जैसे कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने स्टडी किया और उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो सेम स्पीड से मूव नहीं करते। सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ मिनिमम स्पीड से मूव करते हैं, कुछ मैक्सिमम स्पीड एनर्जी से मूव करते हैं, और कुछ बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे ऑप्टिमम स्पीड से मूव करते हैं। तो उसके लिए जो ग्राफ उन्होंने देखा था, उस ग्राफ को इस तरीके से उन्होंने कुछ शो किया। इस जो हमारी एक्स एक्सिस है उसमें उन्होंने एनर्जी को या फिर काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने यहाँ पर शो किया, और जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें NE/NT, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को उन्होंने लिया है वाई एक्सिस पर, वेयर NE रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी E और वेयर NT इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो ये NE है वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी E है, या सब कुछ कोई भी हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर कुछ एनर्जी वाले हैं, और ये जो NT है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, और उसका ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस। तो जब हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का कुछ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आता है। तो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे, अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि अगर इस स्पीड से इस स्पीड से चलते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है, अगर इस स्पीड से चलते हैं तो इसका मतलब था काइनेटिक एनर्जी बहुत ही मैक्सिमम है, यार ये बहुत हाई एनर्जी से चल रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका बिहेवियर है कि वो एक ऑप्टिमम, एक बीच वाली काइनेटिक एनर्जी के से मूव कर रहे हैं। तो इस वाली काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने बोला है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो बिहेवियर है, वो जो जिस स्पीड से मूव करते हैं वो है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से मूव करते हैं। तो बच्चों हमारे जो टेम्परेचर फैक्टर था उसके बीच में इस जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बिहेवियर बताने की क्यों नीड पड़ी, क्यों मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हमें यहाँ पर डिस्कस करने की नीड थी, वो इसलिए थी क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने फैक्ट देखा था, उस फैक्ट को हम इस ग्राफ से ड्राइव कर सकते हैं, इस ग्राफ से भी शो करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि जब हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को रेज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, या फिर जब जैसे हम लोगों ने कहा था कि 10 डिग्री रेज करने पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो रहा था, तो हम इसी ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि अगर हम किसी टेम्परेचर को रेज करते हैं तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं।
तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है वो कर्व जो है वो हायर एनर्जी की तरफ ब्रॉड होता चला जा रहा है। ये जो हमारा पोर्शन है वो हायर एनर्जी का पोर्शन है और इस तरफ जो हमारा ग्राफ है वो ब्रॉडन होता जा रहा है, चौड़ा होता चला जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बैरियर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का। अब बच्चों आप लोग कहेंगे कि ये बैरियर क्या है, कि बैरियर की बात हम लोगों ने वहाँ पर की थी जहाँ पर हम लोग कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे थे। तो बैरियर वो है ये एक्टिवेशन एनर्जी का कि जहाँ पर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जा रहे हैं, मतलब इस एनर्जी तक आने के बाद जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होगा तो और प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इसके बाद के जो मॉलिक्यूल जिनके पास जितनी एनर्जी है इसके बाद वाली वो सारे के सारे किस में चेंज होने वाले हैं, प्रोडक्ट में चेंज होने वाले हैं। तो इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो पोर्शन है वो 10 डिग्री वाले का जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है, और जो हमारा टी टेम्परेचर पे जो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद वाला पोर्शन था वो ये वाला पोर्शन था। तो ये टोटल पोर्शन जो है वो हमारा T+10 का पोर्शन था और जो हमारा T का था वो हमारा केवल इतना पोर्शन था। तो इस ग्राफ को देखकर हम लोग बच्चों कंपेयर कर सकते हैं कि जो T+10 डिग्री वाला जो कर्व है वो जस्ट डबल है किसका, T टेम्परेचर से। तो ये ब्रॉडन आउट हो चुका है आफ्टर हमारा जो बैरियर के बाद। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ग्राफ की मदद से कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन जब अगर हम लोग इस टोटल ग्राफ की बात करते हैं, टोटल तो वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा एनर्जी बैरियर के बाद के मॉलिक्यूल हैं केवल कंपैरिजन हम लोग उसकी कर रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और कैसे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट फैक्ट देखा कि 10 डिग्री का कैसे इफ़ेक्ट आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे, और इस तरीके से हम लोगों ने टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को देखा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में जो कि होने वाला है कैटलिस्ट फैक्टर। हमारा जो कैटलिस्ट फैक्टर है या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है वो किस तरीके से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला है। हमारा कैटलिस्ट है वो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है और हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से कि किस तरीके से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। तो बच्चों ये है हमारा ग्राफ और ये हमारा जो एक्स एक्सिस पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और जो हमारा वाई एक्सिस पे है वो हम लोगों ने एनर्जी को लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ था जहाँ पर ये प्रोडक्ट पार्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है और ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं तो ये इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बच्चों EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स विदाउट कैटलिस्ट। ये जो हमारा ग्राफ है वो विदाउट कैटलिस्ट के लिए है और ये हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए नीड होती है बच्चों। और अगर हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने जैसे बोला है कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा, उस यानी एक नया पाथवे बना लेगा। तो ये जो हमारा नया पाथवे है तो ये जो हमारा अल्टरनेटिव पाथवे है, दूसरा पाथवे है, उसकी जो अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये नई बन जाएगी जो कि हमारी कैटलिस्ट के थ्रू जो हमारी नई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्म हुई है। तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, तो जो हमारी एनर्जी होगी उसको हमको कम लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन
क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, जहाँ की अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई, जिस तरीके से अगर हमारी आर्हेनियस इक्वेशन थी, तो जो हमारा E है वो माइनस है, और जो हमारा K है, K से ये जो माइनस E है इसकी जो रिलेशनशिप है, यानी K अगर बढ़ेगा तो हमारी जो E है वो लोअर डाउन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैटालिस्ट का जो अफेक्ट होता है वो हमारा E को लोअर डाउन करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। तो इस तरीके से हमारा कैटालिस्ट काम करता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट कैटालिस्ट के, वो भी हम लोग बच्चों देख लेते हैं। कैटालिस्ट के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमको देख लेना चाहिए, ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कि जो पहला है हमारा, कैटालिस्ट डजंट अल्टर द गिब्स एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें कोई भी चेंजिंग कैटालिस्ट नहीं लाता, बस ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़ है हमारी, कैटालिस्ट डजंट कैटालाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो कि हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको हमें ये कैटालाइज करने के लिए यूज़ नहीं होता। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैटालाइज डजंट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको ये चेंज नहीं करता, वो किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। बस उसको किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसकी स्पीड को वो फास्ट कर सकता है, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचा सकता है इक्विलिब्रियम तक। उसके रिलेशन में जो कैटालिस्ट है वो काम करता है, उसके संबंध में काम करता है, लेकिन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको चेंज नहीं करता। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों आज देखा कि कैसे टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है और किस तरीके से कैटालिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो बच्चों आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और यहाँ पर आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी फिनिश होता है। तो आपके टर्म 2 के जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। और जो हमारी लास्ट प्ले लिस्ट थी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके चेकआउट करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, और एंजॉय करते रहिएगा, खुश रहिएगा।